आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी टेंस है, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहचान जो होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसका पहचान हम लोग हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो हम लोगों को हिंदी के हिसाब से चलना होगा। सबसे पहले यानी कि वाक्य का मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में, यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं। अब जैसे राम अपने घर जा रहा होगा। राम अपने घर जा रहा होगा। अगर कोई पूछता है ये कैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप बताओगे लास्ट में गा गी गे आया है इसलिए फ्यूचर है, और रहा रही रहे आ रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, और जाना मेन वर्ब है इसलिए टेंस है। तो अब हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। और अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, यानी कि ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई और इस लेसन की हमें ज़रूरत है। अब देखिए, ये तो हो गया पहचान। अब रूल क्या कहता है, यानी कि जो नियम है वह क्या कहता है। नियम ये कहता है कि आई तथा वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। आई तथा वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वह शैल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी तथा शेष सब्जेक्ट। शेष सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग सब्जेक्ट। रिमेनिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन तो हो गया। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है। सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन में आ गया आई और वी, सेकेंड पर्सन में आ गया यू, तो बाकी जितना प्रोनाउन बच्चा और जितने नाउन बचे वो सब के सब किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। केवल दो ही आपको याद करना है, फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकेंड पर्सन यू। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग करके मेन वर्ब का इंग फॉर्म प्रयोग करते हैं। इंग फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब देखो, जो टेंस का सिलसिला है ये चलता रहा है। सारे टेंस अपलोड हो चुके हैं, आप सारे टेंस को एक बार दोहरा लो। अब देखो स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब में या मेन वर्ब का
इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी हैं अदर्स में इसको प्रयोग करना है। जैसे उसी सेंटेंस को लेते हैं, राम अपने घर जा रहा होगा। राम अपने घर जा रहा होगा, तो हो जाएगा राम। अब देखो राम है ना, तो राम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, तो आई अगर वी रहता, आई या वी रहता तो हम शैल बी का प्रयोग करते, लेकिन थर्ड पर्सन है इसलिए विल बी का प्रयोग होगा। राम विल बी। अब यहाँ जो है ING फॉर्म में, यानी कि गोइंग का, राम विल बी गोइंग टू, अपने घर है ना, तो हो जाएगा हीज हाउस। अगर इसी को देखा जाए कि हम सब अपना कार्य कर रहे होंगे, हम सब अपना कार्य कर रहे होंगे, हम सब अपना कार्य कर रहे होंगे। अपना कार्य कर रहे होंगे तो हम सब यानी कि वी। अब वी के साथ देखो, वी के साथ जो लगेगा शैल बी लगेगा, शैल बी। अब करना का डूइंग हो जाएगा, डू, और कर रहा यानी कि डूइंग, तो डूइंग। अब ये हो जाएगा आवर वर्क, वी शैल बी डूइंग आवर वर्क। तो ये चीज़ें हो गई, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रहा। अब इसके बाद जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। इसके निगेटिव सेंटेंस में जो बच्चे भ्रम में रहते हैं निगेटिव सेंटेंस में कि नॉट कहाँ लगाया जाए, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो रहेगा विल या शैल, विल या शैल, और इसके बाद नॉट रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का जो रहेगा इंग फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये चीज़ें ध्यान देनी है कि विल शैल का जो प्रयोग होगा उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे वे सब विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे, वे सब विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो हो जाएगा कौन नहीं जा रहे होंगे, तो पता चलेगा कि दे, तो दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और यहीं हम नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू, कहाँ जा रहे होंगे, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि जो नॉट का प्रयोग हम करेंगे वह विल बी के बीच में या शैल बी के बीच में। जैसे मैं इस समय अपना काम कर रहा हूँगा। मैं इस समय अपना काम। अच्छा देखो, ये निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नहीं लगा देते हैं, नहीं कर रहा हूँगा। तो कौन काम नहीं कर रहा हूँगा, तो पता चलेगा आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो शैल बी लगेगा। तो आई शैल, और नहीं भी है तो नॉट लगेगा, आई शैल नॉट बी डूइंग, आई शैल नॉट बी डूइंग। और अपना कार्य ना, तो आई के साथ अपना का अंग्रेजी होता है माई, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क।
मैं इस समय, अच्छा इस समय है तो हो जाएगा दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एस टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एस टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या पहले होता है, क्या, इसी सेंटेंस को लिखो, क्या वे सब विद्यालय, क्या वे सब विद्यालय जा रहे होंगे, क्या वे सब विद्यालय जा रहे होंगे, क्या वे सब विद्यालय जा रहे होंगे। देखो क्या जब पहले आ जाएगा ना तो इसको यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। क्या वे सब विद्यालय जा रहे होंगे तो आप कह दोगे हाँ, क्या वे सब विद्यालय जा रहे होंगे कह दोगे नहीं। यानी कि यस या नो में आप जवाब दे सकते हो, इसलिए इसको यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें खास बात क्या है कि जब क्या पहले होता है ना तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि जो वे सब है यानी कि दे, तो दे के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे के साथ विल भी लगेगा, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे, विल। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है। स्ट्रक्चर जो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें हम सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल यानी कि जो भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल का प्रयोग करेंगे, अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन है तो विल का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम फिर लिखेंगे बी, और यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब में इंग फॉर्म, मेन वर्ब का इंग फॉर्म, और उसके बाद अदर्स लिख देंगे या जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो विल दे, अब यहाँ बी रहेगा। देखो जब किसी भी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना और उनका यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि क्या पहले होता है, तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लेके बाहर जाएंगे, बाकी एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते आए हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब बाद में लगेगा, एक हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। तो विल दे अब जा रहे होंगे यानी कि गोइंग, और कहाँ, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अगर यही मान लो कि वे सब की जगह हम सब रहे, चाहे मैं रहे, तो फिर सबसे पहले शैल का प्रयोग होगा। जैसे क्या मैं वहाँ पढ़ रहा होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा। देखो क्वेश्चन मार्क है ना, और क्या पहले है, तो क्या की अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे। कोई पूछेगा शैल क्यों, तो आप बोलो क्योंकि फ्यूचर है और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता है, शैल लगाया जाता है। तो शैल आई, और यहाँ फिर आपको बी लिखना पड़ेगा। पढ़ रहा होऊंगा, शैल आई बी स्टडिंग, स्टडिंग, और वहाँ स्टडिंग देयर, स्टडिंग देयर। ठीक है। तो ये रहा कौन सा, यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डब्ल्यू एस टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको देखते हैं। देखो डब्ल्यू एस टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या, कब,
कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, क्यों, जो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, ये सब बीच में आते हैं। इत्यादि, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। इत्यादि वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। अब वाक्य के बीच का मतलब है कि एकदम बीचों बीच नहीं आएंगे। जैसे राम क्या कर रहा होगा, राम क्या कर रहा होगा। अब इसमें देखो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में राम कल क्या कर रहा होगा, राम कल क्या कर रहा होगा। आपने पहले देखा कि क्या पहले आया था, यहाँ क्या देखो बीच में आया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं ना, इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा, विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ बी रहेगा, और बी के बाद मेन वर्ब का जो रहेगा इंग फॉर्म रहेगा, मेन वर्ब का इंग फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट या अदर्स जो भी है वो रहेगा। अब देखो क्या पहले है ना, सॉरी क्या बीच में है, तो क्या की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखो व्हाट। अब व्हाट के बाद आपको क्या लगाना है, विल या शैल। तो विल या शैल हम कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे कि राम कौन सा है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो व्हाट विल, अब यहाँ लिखेंगे राम, और यहाँ बी, और उसके बाद कर रहा होगा, यानी कि डू माने करना, तो डूइंग कर देंगे, डूइंग, और कल यानी कि टुमारो, टुमारो। ठीक है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो क्या जो बीच में है, अगर ऐसा सेंटेंस मिले कि वे सब अगले दिन, वे सब अगले दिन कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, वे सब अगले दिन कहाँ जा रहे होंगे। अब देखो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कहाँ पहले आ गया है, सॉरी कहाँ आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड है और बीच में। तो जब कहाँ है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, अगर ये सब है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब वेयर लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, और हेल्पिंग वर्ब वे सब के हिसाब से विल का प्रयोग होगा। तो वेयर विल, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन जा रहे होंगे, तो पता चला वे सब, तो वेयर विल दे। अब जा रहे होंगे से पहले विल के साथ बी लगेगा, तो यहाँ बी लगाना है, और जा रहे होंगे का मतलब गोइंग, तो वेयर विल दे बी गोइंग। अब अगले दिन है, यानी कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस एक देख लिया जाए तो जैसे राधिका, राधिका, क्या राधिका अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रही होगी। क्या राधिका अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रही होगी। तो क्या की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, देखो व्हाट नहीं लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया है
कि जब क्या पहले होता है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अब राधिका है थर्ड पर्सन तो हेल्पिंग वर्ब विल बी लगेगा, तो हम सबसे पहले विल को ही लिख देंगे, विल, और यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट राधिका, विल राधिका। अब देखो नहीं भी है तो नॉट यहाँ लगेगा और नॉट के बाद फिर बी लगेगा, तो विल राधिका नॉट बी। अब गृह कार्य पूरा करना ना, तो कंप्लीट, तो कंप्लीटिंग हो जाएगा, कंप्लीटिंग, और यहाँ हो जाएगा हर वर्क, हर वर्क। देखो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर आप पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।